असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 30 स्टार्ट करने लगी हूँ, लेकिन अब वीडियो देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज उसकी रुखसती थी। वो आज फिर से सज सवर कर बैठी बारात का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में बहुत धूमधाम से बारात आई और वो आज बहुत उदास था। उसे अब बेबसी महसूस हो रही थी। वो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे बस किसी भी तरह से ये रिश्ता खत्म करना था, मगर कैसे? ये सब कैसे मुमकिन था? एक तरफ उसकी मोहब्बत, दूसरी तरफ उसकी अम्मा जान। और वो करता भी तो क्या? वो हाली नजरों से कुर्सी पर बैठा हुआ अपने इस दुख भरे लम्हे को बर्दाश्त कर रहा था। वो दिल पर हाथ रख के आंखों को बंद किए दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा था। उसका दिल जैसे आज धड़कना ही बोल गया था, अरे जल्दी हटो, सब दुल्हन आ रही है। मगर फिर एक आवाज उसके कानों को छू कर गुजरी, जिसे सुनकर उसका दिल बेसाता धड़कने लगा। सोनी। जब उसने नजर उठाकर सामने देखा तो जैसे देखता ही रह गया। उसकी नजरें शादिया के बजाय सोनिया पर थी। वो आज कितनी खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई परी। सोनिया ने सफेद रंग की पैरों तक आती सिल्की फ्रॉक, साथ ही लाल रंग का चूड़ीदार पजामा और लाल दुपट्टा पहना हुआ था। कान में बड़ी बड़ी झुमकियां और हाथों में चूड़ियां, जबकि चेहरे पर हल्का सा मेकअप और बाल आजाद थे। माशाल्लाह। जब शादिया को अश के बराबर बिठाया गया तो बेसाता उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, जिस पर पीछे खड़ा शफी मुस्कुराया और साथ ही सोनी भी, क्योंकि ये अल्फाज भले उसने ही अपनी ही धुन में सोनी के लिए कहे थे, मगर वहां खड़े सब लोग उसे शादिया की तारीफ समझकर मुस्कुरा रहे थे। अब उन्हें क्या पता था कि उसने तो एक बार भी शादिया को नहीं देखा था। चलो रस्म शुरू की जाए, जल्दी जल्दी। सोनी के कहने की देर थी कि सब मेहमान रस्म करने के लिए आगे आगे आए, जबकि सोनी इतना रश देकर वहां से चली गई थी, क्योंकि उसे इतने सारे लोगों में घुटन महसूस होती थी। जबकि दूसरी तरफ शफी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो फल्ला पता नहीं कैसे मेहमान है, ऐसा लग रहा है जैसे वह वहां कोई मुफ्त में बिरयानी बंट रही है। सबके सब एक ही जगह जमा हो गए। वो अपनी धुन में बकबक किए जा रही थी जब सामने से आतिशा से टकराई। सॉरी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? दिखाई नहीं देता, आंधे हो? सोनी ने गुस्से में कहा और आगे बढ़ गई। एक्सक्यूज मी मैडम, सामने से आप आ रही थी, मैं नहीं। वट एवर। वो मुंह बनाती हुई हवेली के अंदर आ गई और सीढ़ियां अबूर करते हुए अपने कमरे में जाने लगी। बात सुने, एक बात पूछूं? क्या है अब? आप में इतनी अकड़ किस बात की है? शफी के सवाल पर वरना समझी से उसको देखने लगी। अकड़? कौन सी अकड़? यही हर वक्त गुस्सा करते रहना, किसी को मुंह ना लगाना, किसी को भी जलील कर देना, ना वो भी बिना जाने। ओ हेलो मिस्टर, ये मेरी अकड़ नहीं, मेरा स्टाइल है, अंडरस्टैंड? एंड मैं क्यों जानूं तुम्हें? तुम कौन सा कोई मिनिस्टर लगे पड़े हो? आ जाता है पता नहीं कहाँ कहाँ से। सोनू की अच्छी खासी इंसल्ट की और खुद वापस ऊपर जाने लगी, जिस पर शफी ने उसे हाथ पकड़ कर रोका। बात सुने मोहतरमा, मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप मेरी इंसल्ट पर इंसल्ट करती जाएं, और बहुत बेहतर होगा कि आप मेरी इज्जत अफजाई करने से पहले मेरे बारे में जान लेते। शफी ने सख्त लहजे में कहा। इस पर सोनी ने मजामत की, मगर उसकी पकड़ काफी मजबूत है। पहले मेरे बारे में जान ले, फिर छोड़ूंगा। कौन सा हमेशा के लिए पकड़ रहा है? शफी ने ये अल्फाज दो कदम आगे आकर धीमे लहजे में अदा किए थे, जिस पर सोनी दो कदम दूर होने लगे, मगर हो नहीं पाए थे। जर्मनी की सबसे पुरानी और मशहूर यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना और मशहूर लेक्चरर शफकत खान, नाम तो सुना होगा। शफी की बात पर सोनी यकदम खामोश उसकी शक्ल देखने लगी। ये तो वही था जिसका अश्क ने उसे बताया था। वो फिर जहाँ वो लेक्चर देने जाती थी वहां भी तो अक्सर किसी शफकत खान नामी शख्स का बहुत जिक्र किया जाता था, मगर उसे तो अपना भरम रखना था ना। नहीं सुना और सुनना भी नहीं है मैंने। हाथ छोड़ो मेरा। उसे परे करते हुए भागकर अपने कमरे में चले गए, जबकि शफी खड़ा हुआ सोचों में गुम हो गया था। और वो कितनी आसानी से इतने बड़े आदमी से इम्प्रेस होने के बजाय उसे इग्नोर करके चली गई थी। यार कुछ बात तो है इसमें, मुझे अच्छा लगा उसका स्टाइल। वो कब से कमरे में बैठी उसी का इंतजार कर रही थी, मगर वो तो हवेली में आते ही गाड़ी से निकल कर कहीं चला गया था और अब तक वापस नहीं आया था। बेटा, तुम्हें अगर कोई मसला हो या किसी चीज की जरूरत हो तो यहाँ बहुत मुलाजम है, किसी भी कह देना। जी माँ जी। शादिया ने नीचे गड़ने के जवाब दिया, जबकि अम्मा जान उसके चेहरे के तासर समझ चुकी थी। और हाँ, वह अश्क अभी जरा काम से गया है, बस आता ही होगा। वो उसे प्यार से सर पर हाथ रखकर दुआएं देती हुई वहां से चली गई। कुछ ही देर में अश्क कमरे में आया। उसके आते ही शादिया को एक अजीब सी बू, जैसे उसने सिगरेट नोशी की हो। तुमने अब तक कपड़े नहीं बदले? अश्क ने अनजान से लहजे में लापरवाही से बढ़ते हुए कहा, जिस पर शाहजहां सर उठाकर नासमझी से उसको देखने लगे। और ये क्या, पूरे बेड को गुलदस्ता बनाया हुआ है? कोई है इधर? मुलाजम कहाँ है? मार के सब चौंका तो वो तब जब उसने अश्क के चेहरे पर सद तासरा देखे। वो कितना अजीब सा रवैया कर रहा था। जी जी अश्क साहब। मुलाजिम गर्दन झुकाए वहां किसी जिन की तरह नमूदार हुआ। ये मेरे कमरे की क्या हालत बनाई हुई है? हाँ, क्या है ये सब? ये फूल, ये पत्तियां? अश्क की आवाज पूरी हवेली को बेजार कर रही थी। साहब, वो बेगम साहबा ने कहा था कि वो कुछ भी कहेंगी तुम मान लोगे। अभी 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेरे कमरे का पहले वाला हाल करके दो, जल्दी, फास्ट। वह गुस्से से कहता हुआ अपने कमरे से निकलकर वहां से चला गया था। यकीनन वो दूसरे कमरे में गया था, जबकि मुलाजम पूरे कमरे की सफाई करने लगा। बेड के अलावा उसने पूरे कमरे से फूल हटा दिए थे। वो सफाई करके वहां से चला गया।
जबकि शाजिया इन सब बातों को समझने से कासिर थी। अभी वो मजीद ज़हन पर जोर डालती कि तभी कमरे का दरवाजा धड़ काट के खुला और वो अंदर आया। वो अहमक इंसान, बेड का तो वही हाल है, अब कैसे सोऊंगा उस पर मैं। वो खुद ही खुद गुस्सा करता हुआ बेड की तरफ आया और अपना तकिया उठाकर सामने सोफे पर चला गया। ऐसा मंजर देखकर शाजिया की आंखों में आंसू आ गए। आखिर ये सब क्या था, वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। तुम्हें सोना नहीं है? लाइट्स ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। अर्श ने बिना देखे हुए ये अल्फाज अदा किए और झटके से सोफे पर लेट गया। अब उसे क्या करती, किसी को क्या कहती कि वो बेबसी पर वहीं पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा लेते। अपने बोझा कदमों से बामुश्किल चलती अपने शरारे को संभालती हुई वो अलमारी के पास आई और अपने कपड़े निकालकर चेंज करने चले गए। कपड़े चेंज करके वो बेड पर आकर लेट गई और लाइट बंद कर दी। बाबा जान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अशफाक का मुझसे ऐसा रवैया क्यों? आखिर क्या वजह है इन सब की? शाजिया का पूरा चेहरा सुरख पड़ चुका था। न जाने कब उसे नींद लग गई, पता ही नहीं चला। सुबह 7 बजे का वक्त था जब माही और रोहेल हॉस्पिटल पहुंचे जहां रिजवान एडमिटेड थे। बाबा, माही अपने बाबा के पास भागती हुई आई। उन्हें कहाँ पता था कि रोहेल उसे बता देगा और वो यहाँ ले आएगा। माही, तुम यहाँ? रिजवान से तो बेड पर से उठा भी नहीं जा रहा था, मगर माही को अचानक देखकर वो परेशान हो गए, वो भी रोहेल के साथ। रिजवान ने रोहेल की तरफ देखा तो रोहेल ने उन्हें इशारे से समझाया कि माही सब कुछ जानती है। बाबा, आपको क्या हो गया है? ये सब कैसे हुआ? आपका पाँव? मेरी जान, मेरी गुड़िया। बाबा बिल्कुल ठीक है, परेशान ना हो। बाबा, अगर आपको कुछ हो जाता तो? अरे मुझे क्या होना था भला? छोटा सा जाम ही तो है, और तुम्हें अपने बाबा पर भरोसा नहीं है क्या? एक गोली तुम्हारे बाबा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अभी तो मैं जवान हूँ। माही को यूं परेशान देखकर रिजवान ने उसको समझाते हुए थोड़ा बड़म दिखाया, जिस पर माही लपक कर उनके गले लग गए। बाबा, मुझे रोहेल ने सब कुछ बता दिया कि वो रीशा के बाबा। माही, मुझे पता है रोहेल ने तुम्हें सब बता दिया, मगर इस बात का जिक्र तुम किसी के सामने नहीं करोगी। और हाँ, आज का दिन बहुत बड़ा, मुश्किल और पेचीदा गुजरेगा। तुम्हें बहुत जहानत से काम लेना होगा, तुम्हें अरीशा को संभालना होगा। रिजवान ने समझाते हुए कहा, जिस पर माही ने जवाब में सर हिलाया। बाबा, मगर आपने इतने वक्त से ये सब क्यों छुपाया मुझसे? माही हवा नजर आ रही थी, जिस पर रिजवान और रोहेल का सहारा पाकर उठ बैठे। बेटा, ये सब जरूरी था। अगर ये बात किसी और से सामने आ जाती कि तुम दोनों का रिश्ता हुआ है, तो फिर हमारे मिशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि उन्हें हम सब की इंफॉर्मेशन थी हमेशा से, और उन्हें यह भी पता था कि जिस पर वो इतना तशद्दुद कर रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं, वो ना सिर्फ 20 का खास आदमी बल्कि शहीद पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर जहांजेब का बेटा भी है। रजवान की बात पर माहिर सफाया ने उससे पहले उन्हें फिर रोहिल को देखने लगी। एक मिनट बाबा, क्या कहा आपने? तशद्दुद? क्या था तशद्दुद? रोहिल ने तो कुछ भी नहीं बताया मुझे। माही रोहिल की तरफ देखते हुए पूछने लगी, जिस पर रोहिल ने नीचे गर्दन निकाले। बेटा, जिस वक्त तुमने जिद में आकर रोहिल को कॉल की थी, वो 20 अपनी टीम के साथ बहुत अहम मिशन पर था, मगर तुम्हारी कॉल की वजह से उनके प्लान को नुकसान पहुंचा था और उन्हें रोहिल को वहीं पर घेर लिया था और न जाने कितना तशद्दुद किया था इस पर। कुछ दिन बाद 20 ने और पूरी टीम ने उसे वहां से छुड़वाया था, मगर अब वो लोग ये बात जान चुके हैं कि रोहेल मेरा दामाद है। मगर बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्हें कैसे पता चला? माही ने आईब्रो का जाविया बनाते हुए पूछा। सर, दामाद नहीं, उन्होंने होने वाला दामाद कहा था, यानी उन्हें निकाह का नहीं पता था, मगर कोई है हमारे बीच जिसकी वजह से उन्हें हमारे ताल्लुक के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात मिल चुकी थी। रोहेल ने रिजवान को फिर से पूरी बात बताई। शायद, मगर अब वो सब पकड़े जा चुके हैं और आज एसके का भी काम तमाम हो जाएगा। रोहेल, आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? बेटा, उसने तो तुम्हें बहुत कुछ नहीं बताया। बचपन से अब तक उसने बहुत तकलीफें उठाई हैं। रिजवान की बात पर माई हैरत से रोहेल को देख रही थी। सर, मैं इंसान में शायद दूसरे नंबर पर हूँ। रोहेल की बात पर रिजवान संजीदा हो गया। सही कहा, पहले नंबर पर तो वो है। उसने न जाने कैसे कैसे हालात को पेश किया है, न जाने कितने दुख कितनी तकलीफें झेली हैं। बाबा, तो शेरम कहाँ है अब? वो अपने घर पर होगा, मगर आज वो अरीशा को उसका घर छोड़ देगा। लेकिन क्यों बाबा? क्योंकि अरीशा इन सब बातों से अनजान है। तो बाबा, हम उसे बता देंगे कि शेराम उसे पसंद करता है, इसलिए उसे शादी की और उसके डैड गैंगस्टर के साथ मिले हुए हैं, इसलिए वो जेल में है। बेटा, ये सब इतना आसान नहीं है। क्या कोई बेटी अपने बाप के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर पुरसुकून रह सकती है? रिजवान ने उसे इसरार दिलाते हुए कहा, जिस पर माही वाकई अब काफी उदास हो गई थी। और रही शेराम की बात, तो अरीशा उसे नफरत करती है। उसे तो पता भी नहीं कि वो अनजान शख्स उसके लिए क्या है, क्या हो गया था। लेकिन बहरहाल अब जो भी है, बस अब तुम्हें और जैनिश को मिलकर उसे संभालना है। जैनिश? बाबा, वो बेटा, दरअसल उसे भी तुम्हारी तरह अभी सब ही कुछ पता चला है। वो काफी समझदार बच्ची है और तुम भी। लेकिन अरीशा, वो बहुत जज्बाती है, ये तुम भी जानती हो, और अब जब बात ही उसकी है तो फिर ये तो वक्त ही उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। रिजवान की बात पर रोहेल मुतफिक था, जबकि माही भी को अभी से अरीशा की फिक्र शुरू हो गए थे। बाबा, आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक ने मुझे कोई बहन नहीं दी, लेकिन अरीशा मेरी बहनों जैसी है। आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। माही ने जिस तरह बाहिमत होकर ये अल्फाज कहे थे, रिजवान को अपनी बेटी पर फख्र महसूस हुआ था। उन्हें प्यार से उसका माथा चूमा और गले से लगा लिया। वो अपने कमरे में पुरसुकून सो रहा था। तमाम सवालों के जवाब, तमाम इल्जामात को झूठा करार देने का तरीका, सब कुछ वो पहले ही सोच चुका था।
अभी वो हवाबों में 20 को शिकस्त दे रहा था मगर तभी उसे फायरिंग सुनाई थी। कौन? इस वक्त कौन आ गया? क्या हो रहा है ये सब? शफकत जल्दी से नींद से बेदार होकर कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहाँ सारे मुलाजिम दरवाजे पर खड़े इन्हीं के मुंतजर थे। बाबा, बाहर क्या हो रहा है? क्या चल रहा है ये सब? वो बनबनाता हुआ मुलाजिमों पर गर्म होने लगा मगर उसके मुलाजिम सर झुकाने के बजाय सर उठाकर खड़े उसको घूरे थे जैसे अभी खा जाएंगे। हटो, मैं खुद ही देख लेता हूँ। अभी वो मुलाजिमों को पड़े करता हुआ बाहर का दरवाजा खोलता जब पीछे से आने वाली आवाज पर उसके कदम रुके। अरे सुसर जी, कहाँ चले? आपका दामाद तो इधर बैठा है। जानी पहचानी आवाज सुनकर वो झट से पीछे पलटा मगर जब सामने नजर रखे सोफे पर गई तो जैसे उसकी टांगे कांपने लगी। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? हाँ, वो गोली चलने की आवाज करके बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आई थी, क्योंकि 20 हाथ में बंदूक लिए हुए टांग पर टांग रख के बड़े आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। दरवाजे से और कहाँ से? 20 ने पुरसुकून अंदाज में कहा। शक्ल उसकी शक्ल अब तक देख नहीं पाया था क्योंकि मुंह पर मास्क था। तुम लोगों ने उसे अंदर कैसे आने दिया? हाँ, शफकत गुस्से से मुलाजिमों की तरफ बढ़े। अरे अरे रिलैक्स सुसर जी, अब तो ऐसा गुस्सा काढ़े हैं जैसे मैं कोई गैर हूँ। आफ्टर ऑल दामाद हो आपका। उसका लहजा मग उसका लहजा सख्त मगर दिल जला देने वाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? हाँ, और जाओ यहाँ से। अरे अरे, आप इतना बढ़ क्यों रहे हैं? आप सो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही अंदर आ जाऊँ। वैसे मानना पड़ेगा, आपके मुलाजिम बहुत अच्छे और बड़ी अच्छी तरह से इस्तकबाल किया है उन्होंने मेरा, और अपनी बेटी का नहीं पूछेंगे? कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तुमने उसके साथ? शफकत तो बढ़ते हुए कहने लगा, जिस पर 20 ने एक झटके से सोफे से उठकर उसके करीब आया। जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रहा था शफकत का जिस्म डर से कांप रहा था। वो चेहरे पर पसीने की बूंदें उभरने लगे थे। वो बिल्कुल ठीक है, मैंने सोचा था कि उसे साथ ले आऊं मगर फिर मैंने सोचा अब क्या इतनी सी देर के लिए अपनी बीवी को तंग करूंगा मैं? वो बड़े आराम से सो रही थी जब भी मैं यहाँ अकेला ही आ गया। हाँ, मगर आई प्रॉमिस मैं उसे आपसे जरूर मिलवाने लाऊंगा। 20 की आंखों में एक अजीब सी वहशत थी जो शायद वो पहले बहुत पहले काफी बार देख चुका था मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मगर यहाँ नहीं, जेल में। शफकत अभी कुछ समझता मगर तब भी एक झटके से दरवाजा खुला और तमाम मुलाजिम एक साइड हो गए। तकरीबन 8-10 पुलिस वाले अंदर आए और शफकत को घेर लिया। ये सब क्या है? मिस्टर शफकत खान, यू आर अंडर अरेस्ट। अभी वो कोई मजामत करता जब सब ने उसे मुकम्मल घेर लिया, उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी। अरे ये सब क्या कर रही हो तुम लोग? हाँ, अहम को खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाकर सिक्योरिटी को बुलाओ। शफकत की बात को नजरअंदाज करते हुए मुलाजमों ने 20 को सलूट किया, जिस पर 20 ने दिल के मुकाम पर हाथ रखकर उन्हें जवाबी इशारा दिया। मतलब तुम सब के सब गद्दार। मैं नहीं छोड़ूंगा, एक एक को पकड़ूंगा, देख लेना तुम सब, बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। शवकत मस्जिद कुछ कहता जब सब लोग उसे मोबाइल में बिठाकर थाने ले गए थे, जबकि 20 अपनी कार में बैठकर हवेली की तरफ चला गया। क्यों? आखिर क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्या गलती है मेरी? वो सुर आंखों से उसे देख रही थी मगर वो तो जैसे उसकी एक एक बात को नजरअंदाज करता हुआ अपना लैपटॉप पर मसरूफ था। अश्क, मैं आपसे बात कर रही हूँ। शादिया के साथ लहजे पर अश्क ने आग उगलती हुई नजर से उस पर डाली और अपना लैपटॉप वहीं पर पटाकर वहां से बाहर जाने लगा, जिस पर शादिया ने उसका रास्ता रोका। क्या समझते क्या है आप खुद को? जब प्यार ही नहीं था तो क्यों शादी की मुझसे? घर की मुलाजमा बनाने के लिए या फिर कैद में रखने के लिए? अरे नहीं करना चाहता था मैं तुमसे शादी, गलती कर दी मैंने रिश्ता बेचकर, अब माफ कर दो मुझे, जान छोड़ो मेरी। 1 महीने से तुम्हारी इस मनहूस शक्ल को बर्दाश्त कर रहा हूँ मगर अब बहुत हुआ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। वो शादिया से भी कहीं ज्यादा तेज आवाज इख्तियार कर चुका था। शादिया उसकी बातों से बहुत टूट गिर रही थी मगर वो मजबूर थी अपने बाबा की वजह से। अगर बाबा की इज्जत और तबीयत का मामला ना होता तो आज वो यहाँ कभी ना होते। अच्छा, तो आप परेशान हैं मुझसे? आपसे मेरी शक्ल झिली नहीं जा रही? ठीक है, मैं आज अपना कमरा तब्दील कर लूंगी मगर मुझे मेरे आखिरी सवाल का सच सच जवाब चाहिए। कैसा सवाल? क्या आप किसी और से मोहब्बत करते हैं? मेरे साथ ऐसा रवैये की जिम्मेदारी आपकी किसी और से बेपनाह मोहब्बत है? शादिया की पापा अश्क ने नजरें चुरा ली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसकी शादी को 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका था मगर अब तक एक बार भी इशफाक ने शादी की तरफ मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। हाँ, मगर सबके सामने उसके साथ ऐसा पेश आता था जैसे इनके दरमियान हद से ज्यादा मोहब्बत है। शादिया वहीं पर बैठी हुई रोने लगी थी मगर तब उसका मोबाइल बजने लगा। बज्जो, कैसी हैं आप? अगर आप मसरूफ ना हो तो मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। सोनी की आवाज़ सुनकर शादिया ने अपने आंसू पोंछे। हाँ कहो सोनी, क्या हुआ? बज्जो, वो शफी का रिश्ता आया है मेरे लिए और बाबा जान रजामंद भी है। आज शाम उन्होंने आपको और जीजू को, उनकी अम्मी को भी बुलाया है। शादिया जो थोड़ी देर पहले इतने आंसू से रो दी थी अब अपनी बहन के रिश्ते का सुनकर खुश हो गई। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारे मिजाज के, तुम्हें खुश रखेंगे। हम बजो, लेकिन बाबा जान ने मुझसे मेरी मर्जी अब तक नहीं पूछी। सोनी के उदास लहजे पर शादिया झूठी हंसी हंसने लगी। सोनी तुम बिना, चलो मैं शाम को आती हूँ, फिर करते हैं इस पर बात। शादिया ने बिना जवाब दिए फोन बंद कर दिया था, जबकि अब वो एक नजर दरवाजे पर डालकर वहां से उठ गई थी क्योंकि उसे ये बात घर में बतानी थी।
شہرام کل رات وہ سب کیا تھا؟ خون، لڑائی اور اپنا سامان پیک کرو، تمہارا یہاں سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ شہرام اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی بات کہتا ہوا وارڈروب چلا گیا تھا۔ جانے کا مطلب؟ ہاں جانے کا، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، جلدی سے اپنا سامان پیک کر کے نیچے آؤ، مجھے انتظار بالکل بھی نہیں پسند۔ شہرام کے عجیب سے رویے پر وہ بہت پریشان ہوئی تھی اور وہ کتنی جلدی بات کرنے کا انداز بدل لیتا تھا۔ کیا یہ سب اس کے لیے اتنا آسان تھا یا پھر کچھ تھا جو وہ چھپا رہا تھا؟ عریشہ اپنا سامان پیک کر کے سیڑھیوں سے نیچے آئی جہاں سارے ملازم اداس کھڑے تھے۔ بیگم صاحبہ آپ جا رہی ہیں، کیا آپ یہاں آیا کریں گے؟ ایک ملازمہ نے اداس لہجے میں کہا، اور پھر عریشہ کو بھی یہاں سے جانا بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ ایک وقت وہ تھا جب وہ اس گھر سے جانے کے لیے کتنی بے چین رہتی تھی، مگر اب جو وقت تھا وہ اسے اس سے سب سے دور ہونے پر اداس کر رہا تھا۔ ہاں میں جا رہی ہوں، تم سب اپنا خیال رکھنا، بہت اچھا لگا تم سب کے ساتھ یہاں رہ کر، اور اگر ممکن ہوا تو پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ عریشہ نے اپنا سامان ملازم کو دیا اور انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے باہر چلی گئی جہاں شہرام اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سفر تھوڑا طویل تھا مگر وقت ایسا گزرا جیسے اسے روکنا کسی کے بھی اختیار میں نہ ہو۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ عریشہ کھڑکی کے پاس روح کیے ہوئے باہر کا موسم دیکھ رہے تھے جو اسی کی طرح کا اداس تھا۔ شہرام، عریشہ شہرام سے نرم لہجے میں مخاطب ہوئی مگر وہ تو جیسے سنی انسنی کرتے ہوئے ڈرائیو میں مصروف تھا۔ کیا ناراض ہو مجھ سے؟ میں کیوں ہوں گا تم سے ناراض؟ وہ پھیکے لہجے میں کہنے لگا تھا جبکہ عریشہ کی نظر اس کے ہاتھ پر تھی جو کل رات گولی سے زخمی ہو گیا تھا۔ شرٹ کے باہر سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ کل رات جو کچھ ہوا وہ سب کچھ سچ تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں تھی کہ اسے سوال کر سکے کہ آخر اس نے اس آدمی کو جان سے کیوں مارا، وہ جو آپ بہت اچھے سے جانتی تھی۔ تو پھر اتنے خاموش کیوں ہو؟ کیا کوئی بات نہیں کرو گے مجھ سے؟ کیا بات کروں؟ عریشہ اس کے لہجے سے ایک الگ ہی طرح کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ آخر اسے کیوں شہرام کا ایسا رویہ چپ رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ رکو گے نہیں مجھے؟ وہ تمام باتیں اگنور کر سکتا تھا مگر عریشہ کا اداس لہجہ اسے اندر سے تڑپا رہا تھا۔ وہ خود کتنا درد میں تھا یہ تو صرف وہی جانتا تھا، مگر پھر اس کا اللہ جانتا تھا۔ ہاں آج اسے واقعی اپنے دل میں درد محسوس ہو رہا تھا مگر وہ شہرام ملک تھا، اسے دل پر پتھر رکھنا اور دل کو پتھر کرنا ہو پاتا تھا۔ یہ وقت مناسب نہیں ہے، میرے روکنے سے کیا تم رک جاؤ گی؟ دل بڑھ گیا ہے نا تمہارا مجھ سے؟ عریشہ اب اپنی منزل کے بہت قریب تھی، گھر آنے میں بس چند منٹ کا وقت رہ گیا تھا۔ دل کیسے بڑھے گا، میں تو ہارٹ لیس ہوں نا۔ شہرام کی بے پرواہی آج عروج پر تھی۔ ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور سامنے اس کا گھر تھا۔ وہاں کے سارے ملازم اسے جانتے تھے اس لیے گیٹ پر ہی کھڑے ان کا انتظار کر لیتے۔ ان میں سے 2 ملازم گاڑی کے پاس آئے اور سامان نکال کر اندر لے گئے۔ کیا ہم پھر کبھی ملیں گے؟ اگر تم چاہو تو ضرور۔ عریشہ کے سوال پر شہرام نے یہ جواب دیا۔ وہ گھر سے اتر کر جانے لگی مگر اس کی آواز پر اڑ کے، بس ایک بات کا خیال رکھنا، جو کل میرا تھا وہ آج بھی میرا ہے اور ہمیشہ میرا رہے گا۔ اس میں اگر کسی کی قسم کی بھی خیانت ہوئی تو یا تو خیانت کرنے والا نہیں یا پھر میں نہیں۔ اگر مجھ سے ملنا ہوا تو جلدی آنا ورنہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ کچھ عجیب سے نہ سمجھ والے جملے کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا مگر عریشہ وہیں پر کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سونی نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کافی کوشش کی مگر وہ تو جیسے اس کی جان اور عزت دونوں کا دشمن بن چکا تھا۔ جیسے وہ ایک پڑھا لکھا شریف سمجھدار انسان سمجھتی تھی وہ تو ایک درندہ صرف انسان نکلا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، تم صرف میری ہو سونی، صرف میری۔ تم بس ایک بار کہہ دو کہ تم مجھ سے راضی ہو، قسم خدا کی میں تمہارے لیے پورے جہاں سے لڑ لوں گا اور ہم دونوں جہاں سے بہت دور چلے جائیں گے اور ایک حسین زندگی کی شروعات کریں گے۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، بس تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ وہ مسلسل 2 ہفتوں سے اسے تنگ کیے جا رہا تھا مگر سونی نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی کیونکہ وہ اپنے بابا کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی اور پھر اس کی بہن کی زندگی کا سوال تھا۔ یہ کیا فضول بکواس کر رہی ہیں آپ کو شرم نہیں آتی روز روز ایسے گھٹیا باتیں کرتے ہوئے؟ کیا سمجھتی تھی میں اور کیا نکلے آپ؟ ہاں ہوں میں گھٹیا کیونکہ میں نے سچی محبت کی ہے تم سے اور تمہیں میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ابھی وہ اس کے مزید آگے بڑھتا کر سونیا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا جا جس سے وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ کا دماغ خراب ہے کیا؟ آپ نہیں جانتے کہ 2 دن بعد میرا نکاح ہے؟ اگر آپ مزید آپ نے میرے قریب آنے کی یا مجھ سے کسی قسم کی کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو بتا دوں گی آپ کے بارے میں، آپ کی اصل پہچان، اصل چہرہ سب کے سامنے لے آنے میں مجھے ذرا دیر نہیں لگے گی۔ مسٹر اشفاق ملک، وہ ناسمجھی سے اسے گھورا تھا۔ پہلی بار کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا ورنہ کوئی اسے نظر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہاتھ بھی کس نے اٹھانا تھا؟ اس کی محبت نے جس پر وہ دل و جان سے فدا تھا۔ اور ہاں اگر اپنی عزت نفس مجروح ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو آئندہ میرے راستے میں مت آنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی مگر وہیں پر کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ شفقت کو یہ سب کو بالکل بھی نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ اس کا دوست تھا، اس لیے وہ پیٹھ پیچھے سے وار کرنے کو ترجیح دیتا تھا ورنہ شفقت کو راستے سے ہٹانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔